बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईद की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद सड़कों पर एक बार फिर से वो चहल पहल नज़र आना शुरू हो गई है और ज़िंदगी की रौनकें पहले भी बहाल थी, अब ज़रा काम वाली बहाल लगना शुरू हो गई हैं। माह मुबारक में हमने वैसे देखा कि लोग उस तरह से एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि लोग अपने कामों पे, स्कूल कॉलेजेस 9th क्लास के पेपर हो रहे हैं। सबको हम जी गुड लक कहना चाहेंगे। स्टूडेंट्स जिनके पेपर हो रहे हैं, खूब तैयारी कीजिए, अच्छे से जो है वो टाइम स्पेंड कीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है और अब तो जी लोड शेडिंग भी होगी। इन चीज़ों के लिए आपने रहना है तैयार। हमने बढ़ना है आगे खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले वो लोग जो कि मुझसे पूछते हैं जी मेरी वार्डरोब के बारे में बताती चलो। जे डॉट के ड्रेसेस जो हैं आजकल मैं पहन रही हूँ, आप विज़िट कर सकते हैं, जे डॉट जा सकते हैं और आप अपनी पसंद के ड्रेसेस खरीद सकते हैं। तो अब आ जाते हैं जी हम प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ और सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। खबर यह है कि पार्किंग ना रखने वाली बिल्डिंग सील करने के अहकाम जारी किए गए हैं। डेडलाइन खत्म होने के अगले दिन ऑपरेशन होगा। कमिश्नर अली रंधावा। कमिश्नर का कलमा चौक अंडरपास रीमॉडलिंग मंसूबे का अचानक दौरा। कलमा चौक अंडरपास रीमॉडलिंग मंसूबे की तकमील के लिए 2 हफ्ते की डेडलाइन। आए इलेक्शन लड़े, फैसला अवाम को करने दें इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए पार्टी कारकुनों से खिताब किया। और वर्कर्स वेलफेयर फंड में 28,000 केसेस, 3 साल से ज़ेरे इल्तवा, मजदूर दर बदर। खबरें आप जान चुके हैं। हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, खबरों की डिटेल्स की तरफ जाएंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस और दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। और हम आते हैं जी पहली खबर की तरफ। अगेन कल भी मैंने जब आपसे पार्किंग के हवाले से खबर शेयर की थी तो मैंने कहा था कि इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, बहुत सारे ऑपरेशन हुए, लेकिन एज सच कभी फ़ायदा कोई नहीं हुआ। अब ये जो अहकाम जारी हुए हैं जी कमिश्नर साहब की जानिब से, हमारे रिपोर्टर बेहतर अंदाज में बता सकेंगे कि माजी में भी ऐसे अहकाम डीसी साहिबा की जानिब से कमिश्नर की जानिब से जारी होते रहे हैं, लेकिन हमें उसके कोई नताइज जो हैं वो देर पा नज़र नहीं आए। थोड़ी देर के लिए उस पर जी बस बात होती है, ऑपरेशन होता है और 10 दिन 15 दिन 1 हफ्ता, बल्कि मैं ज़्यादा बता रही हूँ, 2 दिन बाद वही कुछ होता है। खबर है जी डेडलाइन खत्म होने के अगले दिन ऑपरेशन होगा। पार्किंग ना रखने वाली बिल्डिंग सील करने का हुक्म दिया गया है। दुर्रे नायाब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी, फिर तो मेरे ख्याल से आधी से ज़्यादा बिल्डिंग सील हो जाएंगी। मेरा ख्याल है पूरा लाहौर सील हो जाएगा और बड़े नामवर ब्रांड्स, बड़े नामवर इंटरनेशनल ब्रांड्स, कॉफ़ी चेन्स, नाम नहीं लूँगा लेकिन आप समझ रहे हैं, और वो सारे सील होंगे जिनके पास पार्किंग तो बहुत दूर की बात, प्रॉपर ड्राइव थ्रू नहीं है। आप देखें आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास पार्किंग नहीं है, वेले के नाम पर पैसे तो बहुत लेते हैं। वेले के नाम पे 200 रुपये ले रहे हैं। आप गुलबर्ग चले जाएं, मेन बुलेवार्ड पर, वहाँ पे मालबंद चले जाएं, आपको इत्तेफाक होगा वहाँ पे 200 रुपये से नीचे तो वो कहते हैं जी कि आप जो मर्जी कर लें, आप जिस मर्जी को लें, जिस मर्जी को आप कह लें, हम तो 200 रुपये से कम नहीं। 200 रुपये पर आवर पार्किंग फीस, जो कि नाजायज़, बगैर नोटिफिकेशन, बगैर किसी कानून ज़ाब्ते की ली जा रही है। ठीक है, बड़े बड़े लोग आते हैं, उनको लुटने का शौक है। तो आपके सरकारी अस्पतालों में कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप देखें लाहौर शहर में इस वक्त धड़ल्ले के साथ बगैर पार्किंग की बिल्डिंग्स बन रही हैं। मैं अभी कॉली रोड से गुजर के आया हूँ, एक बिल्डिंग को बड़ा आसानी से देखना है कि अगर आप उसकी फेस लिफ्ट देखें, सामने बिल्कुल रोड है और साथ ही बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है। इतनी स्पेस भी नहीं कि गाड़ी सीधी खड़ी हो जाए और वो सीधी सड़क पे आ जाती है। तो मुझे बताएं इससे बड़ी वायलेशन क्या होगी। बिल्कुल आप मेन बुलेवार्ड चले जाएं, जौहर टाउन का, आप चले जाएं पाइन एवेन्यू, आप चले जाएं राइविन रोड पे, मुतद्दद प्लाजे बन रहे हैं इस वक्त जिनके पास पार्किंग स्पेसेस नहीं है। मैं वही कह रही हूँ कि कम से कम आप ये इनिशिएटिव ले लेना, जो बिल्डिंग्स नहीं बन रही हैं उनको पाबंद कर। बरमला आना हाई कोर्ट में झूठ बोला जाता है, हाई कोर्ट में रिपोर्ट्स जमा कराई जाती हैं, जी हम बड़ा एक्शन ले रहे हैं। मैं आज बहुत हकीकत खोल के रखूँ कि अगर सिर्फ हाई कोर्ट ये इनसे पूछे कि आपने गुज़िश्ता 5 साल में कितनी बिल्डिंग्स को आपने डिमोलिश किया जिनकी पार्किंग नहीं थी, कितनी बिल्डिंग्स ऐसी थी जिनके ऊपर आपने रूफ टॉपिंग कर दी, कितनी बिल्डिंग ऐसी थी जिनके ऊपर सोलराइजेशन कर दी। गुलबर्ग में गिनती से 2 ऐसी बिल्डिंग है गुज़िश्ता 5 सालों में जिन पे आप रूफ टॉपिंग कर सकें। उसके अलावा सैकड़ों ऐसी बिल्डिंगें जिन पे हो ही नहीं सका। तो भाई किस बुनियाद पे यहाँ पे बैठे डीजीज जो है वो स्टे लेते रहे हैं, 6-6 महीने बैठे रहे, साल बैठे रहे, सर पे सवार रहे और इलीगल बिल्डिंग्स होती रही। ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक्शन लें, बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद रंधावा साहब
वैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अभी तक उनका देखा है कि प्रिंसिपल स्टैंड भी ले रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो अफसरान जो इन्वॉल्व रहे हैं उनको सीटों पर बैठने का हक नहीं होना चाहिए और इस ब्लैकमेलिंग से निकल जाना चाहिए कि अगर सारे अफसरान सस्पेंड हो गए या घरों को चले गए तो काम कौन करेगा। भाई आप और हम जब दुनिया से चलेंगे तब भी तो काम चलेगा ना। तो अफसरान को इस ब्यूरोक्रेसी और इस ब्लैकमेलिंग से निकलना पड़ेगा। बिल्कुल जी। देखिए जी, लाहौर शहर के हवाले से बात करें तो लाहौर शहर की खूबसूरती में बिगाड़ की सबसे बड़ी वजूहात दो हैं, जिनमें तजावज़ात है और आपकी बेहंगम ट्रैफिक गैर कानूनी पार्किंग। लाहौर शहर में जितने भी पार्किंग प्लाजे बने, पार्किंग प्लाजों को तो छोड़ें, जितने भी प्लाजे बने हैं सबसे पहले तो बायलाज की खिलाफ वर्जी जो है वो तो आपको पता है कि बेसमेंट में पार्किंग जो है वो तो लाजमी होनी चाहिए। अगर आप नहीं बना रहे तो एटलीस्ट आपको प्लाजे के बाहर इतनी स्पेस जो है वो छोड़नी चाहिए जिस पर लोग जो शॉपिंग के लिए या इस प्लाजे में आ रहे हैं वो यहाँ पर अपनी पार्किंग जो है वो यकीनी बना सकें। लेकिन अब इसमें कई मसाइल हैं कि कैसे वो नक्शे जो हैं वो अप्रूव हो गए या कैसे ये बिल्डिंगें जो हैं वो बन चुकी हैं लिटरली। उसके बाद आप ये देखें कि कई बार जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया उसकी जानिब से ये कहा गया कि शहर में पार्किंग प्लाजे जो हैं वो बनाए जाएंगे। कभी 9 की बात हुई, कभी 6 की बात हुई, कभी 5 की बात हुई, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों की हद तक महदूद रह गए। या फिर वो अफसर जिसने ये प्लान इनिशिएट किया वो जो है वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और उसके बाद जो नए आए वो नई प्लानिंग के साथ जो है वो आ गए, तो पुराने प्लान जो हैं वो रह गए। अब आप जिस तरह दुर्र नयाब ने बात की, बिल्कुल ऐसे कई प्लाजे हैं जिनमें अब एक भी गाड़ी पार्क करने की जगह जो है वो नहीं है। अब बात ये है कि कमिश्नर साहब ने ये जो इनिशिएटिव लिया है इसमें और भी कई चीज़ें हैं। देखें ठीक है, आप जो है वो इनिशिएटिव ले रहे हैं और आप ये करने जा रहे हैं कि बिल्डिंगों को सील जो है वो करेंगे और उसके बाद जुर्माने करेंगे। आपको जुर्माने नहीं करने चाहिए, लेकिन जब आप जुर्माने करते हैं ना तो फिर होता क्या है, आप ज़िला इंतज़ामिया के नुमाइंदे भेजेंगे, आप टाउन के बंदे भेजेंगे, आप पुलिस को भेजेंगे, आप LDA या बाकी जो इदारे हैं उनको भेजेंगे, तो फिर वहाँ पर मसला क्या होता है, वहाँ यही होता है कि पैसों की साजबाज करके मामला जो है वो रफा दफा हो जाता है। इसमें ऑब्वियसली आपको जो मुतलका अंजुमन ताजरान होती है ऑब्वियसली उनको ऑन बोर्ड लेकर ये बात जो है वो करनी चाहिए कि भाई हम इसको इतने दिन में सील कर लेंगे अनटिल अनलेस इन्होंने कोई मुनासिब जगह जो है वो ना बनाए। जो बंदा इतना बड़ा प्लाजा बना सकता है, यकीन जाने वो वैले पार्किंग की आपने बात की, वो ये भी कर सकते हैं और वो फ्री भी कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। खाली प्लाट जो है वो भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली वहाँ पर जो है पार्किंग जो है वो की जा सकती है अगर उनके पास पार्किंग की स्पेस नहीं है। और जिस तरह आपने बात की कि नए प्लाजे जो हैं वो बनेंगे, पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि जब भी पहले कोई प्लाजे का प्लान जो है वो पेश किया जाता है या बिल्डिंग का प्लान पेश किया जाता है, अगर वो कमर्शियल है तो पहले ये देखा जाता है कि उसके पास पार्किंग स्पेस है या नहीं। हमारे यहाँ पर ये देखा जाता है कि इसने फीस जमा करवाई है कंस्ट्रक्शन की या नहीं, ये नहीं देखा जाता। अब ये भी तो उसके पास अब इमरान ये भी तो हो रहा है ना कि करोड़ों रुपए महाना जो है वो ड्रेन हो रहे हैं और वो पार्किंग माफिया अपनी जेब में डाल रहा है, वो बड़े बड़े प्लाजा के मालिकान जो है वो अपनी जेबों में डाल रहे हैं और सरकार नाम के रेट की कोई चीज ही नहीं है। आप यकीन जाने कि लाहौर पार्किंग कंपनी जब बनाई अना, आपने भी कई खबरें जो है वो खुद रीड की हैं और कई बीपर भी आपने लिए हैं कि जी गैर कानूनी पार्किंग जो है वो है कहीं पर, जो लाहौर पार्किंग कंपनी के बंदे हैं वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। अच्छा, इनके खिलाफ कई केसेस हुए लेकिन आज तक वो बंदे जो पुराने इस पर विराजमान थे वो अभी भी अंदर मौजूद है, जिनकी वजह से ये खराबी पैदा होती है। वो चेंज नहीं आने वाली थी कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं कमिश्नर साहब के, जिन इमारतों की पार्किंग नहीं होगी उसको सील कर दिया जाएगा। सवाल ये दुर्र नायाब, कम से कम जिनकी पार्किंग है वहां पर तो जो ये माफिया का राज है, जिसका जो दिल कर रहा है वो वसूल कर रहा है। लाहौर में इस वक्त 6 रेट्स चल रहे हैं। एक तो प्राइवेट पार्किंग जो है मालिकान जो करवा रहे हैं अपने प्लाजों में वो अलहदा ले रहे हैं, बिल्कुल बदमाशी के साथ, वो कम से कम 200 रुपए 150 रुपए। मैंने लिटरली हॉस्पिटल्स के बाहर लोगों को परेशान देखा है। एग्जैक्टली। फिर दूसरा रेट आ रहा है जी आपके पब्लिक प्रॉपर्टी पे। पब्लिक प्रॉपर्टी पे धरले के साथ पार्किंग कराई जा रही है। अगर कोई प्लाजा माफिया या कोई पार्किंग माफिया देख लेता है कि किसी कारोबारी मराकज में कुछ खाली एरिया पड़ा है, चाहे वो सरकार का है चाहे वो खाली, बस वहाँ पे जी पार्किंग लग गई। अच्छा, उसकी मिसाल मैं जेल रोड पे बताऊंगा। अब जेल रोड पे बहुत बड़ी आजकल मुल्क की जो सियासी जमात कहती है उनका दफ्तर है मरकजी, और उनके दफ्तर के साथ एक खाली प्लॉट है और वो खाली प्लॉट LDA के सरकारी प्लॉट है, उसके अंदर पर पार्किंग फीस जो है प्राइवेट माफिया ले रहा है। मैंने खुद पे की, आपने भी पे की होगी जब आप वो जमात कवर करते थे। अच्छा, इस तरह की सैकड़ों प्रेसिडेंट है। आपको मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, आपको गुलशन रावी, इकबाल टाउन से लेके आपको कहाँ कहाँ मेन बुलेवार्ड पे जाए जहाँ पे प्लाजे खुल गए, शॉपिंग मॉल खुल गए, बड़े बड़े नामवर डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुल गए, उनकी पार्किंग नहीं है। वहाँ पे मुख्तलिफ रेट्स हैं। रेट स्टार्ट होता है जी 50 रुपए से, वहाँ लोगों को लूटा जा रहा है। अच्छा, सरकारी रेट है 30 रुपए।
और मिनिमम लाहौर में जो कहीं भी नहीं, माफिया ना रेट को 50 रुपए 100 रुपए बहुत कम रेट। 100 तो 100 हो गया, नॉर्मल हो गया, ऐसे ही नॉर्मल हो गया। और आप ये देखें कि जिन प्लाजों के पास पार्किंग की स्पेस है उनके आगे, मैं बेसमेंट की बात नहीं कर रहा, प्लाजों के आगे पार्किंग की स्पेस है ना, आप यकीन जाने वहां पर उन्होंने ना आरजी दुकानें लगवाई हुई हैं, ऐसे ही, वो ऐसे ही। फट्टों की शक्ल में है या उन्होंने कोई जो है वो छोटे बॉक्स बना के वहां पर जो है नहीं, उनके पास आगे जगह भी तो नहीं है इमरान। आप मेन बुलेवार्ड पे चले जाए, एक बहुत बड़ा स्टोर है, मैं नाम नहीं लेता, मेन बुलेवार्ड पे आप उनके पास पार्किंग है ही नहीं, ठीक है, वहां पे ट्रैफिक पुलिस भी सर पकड़ के खड़ी है, ऐसे ही है। और गाड़ियां लगती नहीं है, फिर वो वैले में कहाँ लेके जाए, वैले में कहाँ लेके जाते हैं, वो लेफ्ट राइट सर्विस लेन सारी ब्लॉक करते हैं। पहले पूरे लाहौर में सर्विस लेन का कॉन्सेप्ट होता था, चले लोग जिनके पास पार्किंग की स्पेस नहीं होती थी वो सर्विस लेन पे लगा लेते थे, चले एक लेन तो चल रही है अब ना, वो लेकिन पार्किंग लेन बन गई है। अब तो वो सर्विस लेन जो है वो भी खत्म हो गई है, उसका कॉन्सेप्ट ही लाहौर में ऐसे तकरीबन ही है। खत्म सो हो हमने चुका है। कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट ही करनी है कि एक तरफ जहां ये कर रहे हैं वहां ये पार्किंग माफिया का राज भी खत्म करें, जिसका जो दिल कर रहा उन है। अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई करें जो इनका राज बरकरार रखे हुए। बेसिकली बनती कार्रवाई उनके खिलाफ है, तभी ये मामला ठीक होंगे, क्योंकि ये शहर में बहुत बड़ा मसला बन चुका है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। खबर है जी, कमिश्नर का कलमा चौक अंडरपास रीमॉडलिंग मंसूबे का अचानक दौरा। कलमा चौक अंडरपास रीमॉडलिंग मंसूबे की तकमील के लिए 2 हफ्ते की डेडलाइन दी गई है। इस बारे में तो मैं दुरे नायाब से पूछूंगी, लेकिन इसके बाद क्योंकि समनाबाद से हर रोज़ हमारा गुजर है, तो वहाँ पर काम कितना कंप्लीट और कैसे होगा, कितनी जल्दी होगा, वो भी मैंने पूछना है। पहले कलमा चौक के बारे में बता दें। मैं देखते हैं, मेरा ख्याल है कि जितने हमारे वज़ीर आला इस टाइम हम्बल हैं, उनको आखिर ये हम्बलनेस छोड़नी पड़नी है। और एलडीए पे ख़ास तौर पे जो हमारा महकमा में जो मैं कवर करता हूँ, वहाँ पे शफकत वाला हाथ उठाना पड़ेगा। ये exactly। देखिए ना आप, मतलब कि इस वज़ीर आला की क्या ग्रेटनेस है कि आपने पहले सीबीडी ने डेट उनको दी 23 मार्च, आपने कहा जी वेल एंड गुड, इनफ टाइम था और बड़ा बेहतरीन काम जा रहा था। तो मेन कॉरिडोर जो कलमा चौक से आपका बरकत मार्केट और बरकत मार्केट से कलमा चौक वाला वो साइड थी लिबर्टी की जानिब, वो तो आपने इन टाइम ख़त्म कर दी, कंप्लीट हो 23 मार्च को वो ऑलमोस्ट क्लियर थी। उससे पहले वज़ीर आला खुद भी आए, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि चलें ठीक है, काम ज़बरदस्त है, कॉरिडोर थ्रू हो रहा है। उसके बाद आपने कहा कि नहीं, अभी जो फिनिशिंग का काम है वो होना बाकी है, लिहाजा में 30 मार्च तक डेट दी जाए। उन्होंने कहा ठीक है, फेयर इनफ, 7 दिन अगर और दे दें और एक अच्छे तरीके से खुल जाए तो उसमें क्या कबाहत है। अच्छा जी, वो अब 30 भी आ गई, 30 मार्च को भी देखा कि नहीं जी वो तो फिर टस से मस नहीं हो रहे। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, एक्चुअली एनएलसी कॉन्ट्रैक्टर है। अब एनएलसी का नाम लेने के बाद आपको पता है कि ना उनको कोई पूछ सकता है, ना उसके बाद उनको कोई जोर दे सकता है। तो वो अपनी जगह एक स्टिफनेस आई। 12-30 अप्रैल 30 मार्च भी गुजर गई। फिर उन्होंने कहा जी अब बताएं अब क्या करना है, कब बना है। फिर उन्होंने 12 अप्रैल की डेट दी। 12 अप्रैल को भी ये नहीं हो सका अल्लाह के फजल से। अब फिर कमिश्नर साहब 2 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। भाई असल इशू ये है कि आपने मेन कॉरिडोर कंप्लीट कर लिया, आपने बरकत मार्केट से जो अंडरपास निकल के कैवलरी की तरफ जाएगा, जिसने 100% ट्रैफिक को एक्सेस देनी है, जो कैंटो डिफेंस जा रही है, आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे। वहां पे एनएलसी की तरफ डिले है। दूसरा सीबीडी के अंदर अंडरपास आना है, उसका फायदा कोई नहीं है अभी, क्योंकि सीबीडी अंदर तो कंप्लीशन अभी है नहीं। तो सीबीडी के अंदर जाने वाले 1% भी लोग नहीं होंगे। आपने असल वो मेन कॉरिडोर को कंटिन्यू करना था, जिसपे वज़ीर आला ने बार बार फोकस किया कि आपने तमाम ट्रैफिक कंप्लीट कर दी जो लिबर्टी की तरफ जा रही है। लेकिन अब अगर आप जाएंगे सेंटर पॉइंट से फिरदौस मार्केट कैंट डिफेंस, उसका क्या करेंगे? तो उसका कोई जवाब नहीं होता था। वो असल में कॉन्फ्लिक्ट बना इनका, और अब उसकी कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। मुझे रुकावटें बता दे क्या है? रुकावटें वहाँ पे ये थी कि सर्विसेज शिफ्टिंग नहीं हुई। अच्छा। वहाँ पर टाइम से एक्सीवेशन नहीं कर सके, उसकी रिटेनिंग वॉल्स की कंप्लीशन जो है वो नहीं हो सकी, छत डालने में लेट रहा, वासा की जो सर्विसेज थी पेचीदा थी। एनएलसी आगे वही चूंटी की रफ्तार से काम कर रहा था। अब वहाँ पे जो दूसरी जो आपके मेन अंडरपास के कॉन्ट्रैक्टर थे कलमा चौक वाले, उनको एंगेज किया गया उनकी वहाँ पे, ठीक है, एनएलसी के साथ लगाया किया। जब वो वहाँ से फ्री हुए तो फिर जाके अब आप देखें वहाँ पे अच्छी सूरत हाल निकल रही है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ते की बातें की जा रही है। अदरवाइज ये तो जून में भी मुकम्मल नहीं होना था। इस प्रोजेक्ट में इतनी ज़्यादा कबात और पेचीदगियाँ थी, ये जून तो नहीं। अब समनाबाद जो है ना, मुझे लगता है कि समनाबाद पे ना किसी दिन वज़ीर आला साहब जाएंगे और वहाँ पे कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे और अब वो बता देंगे कि जी मुझे बताएं इस प्रोजेक्ट का क्या करना है।
जितने को झूठ उसमें बोले गए, जितना को वहां जाके उन्होंने बरहमी का इजहार किया, एक दो अफसर भी हटाए, सब कुछ करके देख अभी पीछे जमीन एक्वायर करने वाला जो एक इशू था वो तो हल हो गया, वो भी रिजॉल्व कर दिया। दरख्त काटने वाला इशू था वो भी रिजॉल्व हो गया, ग्रीन बेल्टें क्लियर हो गई। लेकिन बात है कंट्रैक्टर की परफॉर्मेंस की। अब कंट्रैक्टर की परफॉर्मेंस तो किसी गवर्नमेंट के इदारे ने या गवर्नमेंट ने आके खुद तो नहीं देनी ना। इसमें तो एलडीए को एक स्टांस लेना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसको ब्लैक लिस्ट करे, उठा के बाहर मारे और अगले बंदे को लाए। समनाबाद में इस वक्त जितनी आबादी सफर कर रही है आप अंदाजा नहीं कर सकते। ना वहाँ पे काम कोई चज का हो रहा है, ना वहाँ पे जो आपका जितना मटेरियल पड़ा है उसकी कोई सेफ्टी है। आपको पता ही नहीं, आप टकरा रहे हैं, कोई बीच में से गुजर रहा है, ऊपर मशीनें गुजर रही हैं, ऊपर से क्रेन आपके ऊपर से वो पाइप्स लेके जा रही है, नीचे से गाड़ियां जा रही है। भाई खुदा ना खास्तों को स्लिप होके किसी का कोई कुचूबर बन गया तो कौन सी मजा है? ट्रैफिक जैम जो है वो मामूल बन गया। जी देखिए ना, कलमा अंडरपास के हवाले से अगर बात करें, बिलाशुबा ये एक मेगा प्रोजेक्ट था और जिस तरह दुरे ने बताया कि इसकी डेट जो है वो मई जून में जाके या जुलाई में जाके जो है कंप्लीशन जो है इनिशली 3 जून है, 3 जून है। हाँ, वो इनिशली ये दी गई, ठीक है जी, तब होगा। तो जो निगरान वज़ीर आला हैं उन्होंने कहा कि इसको जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाए और महदूद वक्त में इसका जो अंडरपासेस हैं वो खोले गए। अच्छा, शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो स्पेशली जो है वो इस्तेमाल करती है जो बरकत मार्केट से आप चले जाएं लिबर्टी राउंड अबाउट की तरफ, या लिबर्टी से आप फिर वापस जो है वो आ जाए। ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत मिल भी रही है क्योंकि जितने वसी वो बने हैं आप यकीन जाने वहाँ पर क्या कुछ सेकंड के लिए भी ट्रैफिक जो है वो हमने जाम नहीं देखी अनटिल अनलेस आपका लिबर्टी जो है वो चौक ना हो। अगर पहले जो है जब आप आते तो कैवलरी की तरफ जाना होता था, जो सिग्नल था उसकी वजह से एक बड़ी परेशानी जो है वो होती थी। अब चूँकि आप यू टर्न लेकर आएंगे या अभी अंडरपास जो है वो बन रहा है, अब जिस तरह दुरेनियाब ने बताया और आपने भी पूछा कि डिले की वजूहात क्या है, जिस तरह दुरेनियाब ने डिटेल में बताया, इसका मतलब है कि सिर्फ एक आधा इदारा नहीं, तमाम इदारे जो हैं वो इसकी ताख़ीर की वजह जो है वो इस वक्त बने हुए हैं। देखिए, अंडरपास जो कलमा चौक से कैवलरी की तरफ जा रहा है वो तो ज़ेर तामीर है, अभी काम रुका हुआ है या डिले है जो भी है अभी। अगर आप ऊपर से यूटर्न लेकर आते हैं लिबर्टी से और वापस आपने अगर कैवलरी की तरफ जाना है तो वो जो रोड है वो भी अभी इस काबिल नहीं है कि वहाँ पर स्पीड से जो है वो गुजरा जाए। तो मतलब मुश्किल से आप 10 की स्पीड से ना आपको गाड़ी वहाँ से गुजारनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर गड्ढे जो हैं वो पड़े हुए हैं। और नो डाउट जिस तरह अगर बात की जाए, जिस तरह दुरेनियाब कह रहे हैं कि वज़ीर आला ने जिस तरह पर्सनल जो है उसमें अपनी ज़ाती दिलचस्पी दिखाकर उसको जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल करवाया। अब कैवलरी वाला जो मसला है, अब लोगों को उससे भी प्रॉब्लम जो है वो हो रही है क्योंकि जिसने भी गार्डन टाउन से आना है। इमरान को एक एडअप कर दूं, ये इस पर ज़्यादा ब्रीफ करेगा कि इमरान इसमें कैवलरी वाले का एक और इशू ये भी आ गया है कि वहाँ पे नेस्पा की भी खिंचाई होने की ज़रूरत है कि वहाँ पे लोगों के घर नीचे हो गए हैं और सड़क ऊपर हो गई है। अब आप इसमें भी रोशनी डाल दें, अब इसमें भी रोशनी आप भी डाल सकते हैं भाई। अब आप ये देखिए, ये इनिशियली जो प्लान था ना, ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है। ये जो हम इसको इजी ले रहे हैं ना, अगर आप कलमा अंडरपास से आप कैवलरी की तरफ निकल रहे हैं, ये कोई इजी प्रोजेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा अहम प्रोजेक्ट है। अभी ब्रेक में मैं और दुरे ने आप ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप ये देखें, ये सिग्नल फ्री होगा कि आप अगर अंडरपास से निकले हैं कैवलरी की तरफ, फिर आगे आपको एक और अंडरपास मिलेगा, आप उसको भी क्रॉस कर रहे हैं, फिर आगे जाके जो वो मेन गालिब मार्केट का आई थिंक सिग्नल है या उससे अगला ये फिरदौस मार्केट वहाँ पे जो सिग्नल है वहाँ पर भी एक अंडरपास बनना है। सो आपको कैंट तक बगैर किसी सिग्नल के, बगैर किसी रुके आपको जाना होगा। बिल्कुल। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये नो डाउट बहुत अहम है और इसे उजलत में भी मुकम्मल नहीं होना चाहिए। इसको उजलत में भी मुकम्मल नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो आपका जो आप बात कर रही हैं मोड़ समनाबाद वाला, ये भी उजलत में शुरू हुआ और उजलत में उसकी खुदाई जो है वो कर दी गई और अब वो गले पड़ गया। एक इमरान के दोस्त और मेरे दोस्त सूबाई वजीर की ख्वाहिश थी, ठीक है, वहाँ पे लोगों ने बड़ा कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, आप छोड़ें, और ऑप्शंस हैं बड़े। ऑप्शंस क्या थे कि ब्रिज के नीचे जो मेट्रो ऑरेंज लाइन का ब्रिज जा रहा है उसके दोनों अतराफ चौक को बंद करके आगे से यू टर्न ले आते तो मसला सॉल्व हो जाना था, आपका कोई इशू नहीं होना था। लेकिन चले खैर है, सियासी था ना उनका, तो फिर अब उन्होंने सियासी स्टंट, वोट भी तो लेने हैं ना, ऐसे ही है। खैर अब अगली खबर की तरफ आ जाएं जी। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी आए इलेक्शन लड़े, फैसला अवाम ने करना है, फैसला तो अवाम ने ही करना है। अब ये जो इलेक्शन के हवाले से तारीख पे तारीख, लोगों का वक्त ज़ाया नहीं हो रहा इमरान? वक्त इसका ख्याल कौन करता है? कौन सी सियासी जमात जो है वो लोगों के वक्त का ख्याल जो है वो करते हैं? इनकी ऑनेस्टली ये चीज़ें आपकी मुल्क की मस्जिद को तबाह कर रही हैं। अदम इस्तेहकाम है, लोग परेशान हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए ना, होगा क्या आगे? छोटी सी मिसाल देते हैं
कि अगर कोई हमें ये कहे मतलब बात करते हैं कि एक हम घर संभाल रहे हैं अपना ना, हमें घर चलाने में, उसके अखराजात चलाने में मुश्किल दरपेश है, और हमें ये कह दिया जाए कि जी आप अपनी फंडिंग से या खुद से आप पूरे इलाके को खूबसूरत बना दें या उसमें कंस्ट्रक्शन कर दें। भाई मुझसे घर नहीं चल रहा है, पूरा इलाका कैसे बना दूँ। अब यही सूरत हाल हम इलेक्शन पे ले जाते हैं कि बारहा हुकूमत ने भी कहा कि हमारे पास इस वक्त जो है वो बजट की कमी है, इतने पैसे अरबों रुपया नहीं है कि हम इलेक्शन जो है वो करा सकेंगे। हमारी मईशत जो है वो पहले ही अपने पाँव पर खड़ी नहीं है, ना हमारे पास कोई बैरूनी फंडिंग आ रही है जिसके तहत कर दें। ठीक है कि इसमें अदलिया ने अपना रोल प्ले किया और उन्होंने कहा कि जी आप हमारी तनख्वाहें ले लें या हमसे पैसे ले लें, आप करवाएं, चलें, ये उनकी नेक नीति है जो उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बात यह है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, इसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स होते हैं, आपके सिक्योरिटी इदारे होते हैं, आपकी अदलिया होती है, आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है, आपकी हुकूमत होती है, तमाम फिर बाकी भी सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, तमाम लोग मिलकर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर इमरान खान जो है वो थोड़ी सी सूझबूझ का मुजाहरा करें तो मैं कहता हूँ कि पूरे मुल्क के इंतखाबात जो हैं वो एक ही वक्त पर होने चाहिए। वो भाई ठीक है कि आप अगर डिमांड कर रहे हैं, अच्छा ये डिमांड पता है क्यों कर रहे हैं, इनको पता है कि जो महंगाई का सिलसिला इनके दौर से चला वो थमा नहीं, ठीक है। मौजूदा हुकूमत जो है वो भी महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाई, आपकी वफाकी हुकूमत जो है वो भी महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाई, बल्कि इससे पहले इन्होंने पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया। अब मौजूदा हुकूमत को भी पता है कि अगर इन्होंने इंतखाबात करवाए तो ये मुंह के बल गिरेंगे, ये इनको भी पता है कि अवाम को उस तरह रिलीफ नहीं मिल सका जिस तरह अवाम को मिलना चाहिए था। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि पंजाब में इन्होंने सस्ता आटा स्कीम शुरू की और जो आपकी निगरान हुकूमत है उसने खुशउस्लूबी से इसको अंजाम तक पहुंचाया और लोग जो हैं वो मुतमईन नजर आए इस रमज़ान में। अदरवाइज आपको पता है कि जब रमज़ान बाजार लगते थे लोग कहते थे कि जी चीज़ों की क्वालिटी जो है बिल्कुल नाकिस है, लाइनों में लग के चीज़ें मिलती भी नहीं है और काफ़ी वावेला जो है वो होता था। जब भी कोई भी वज़ीर आला इतवार बाजार रमज़ान बाजारों का दौरा करता था तो शिकायत के अंबार लग जाते थे, फिर चीनी चोरी के वाक़यात सामने आते थे और अब अल्लाह का शुक्र है कम से कम उससे भी जान छूटी। तो बात इस तरह है कि ठीक है अब कितना वक्त रह गया है जनरल इंतखाबात में ना, कितना वक्त रह गया, आई थिंक थोड़ा सा इंतजार कुछ महीने रह गए, लेकिन यहाँ तो जिद है और एक जिद्दी बच्चे की तरह जो है अपनी बात नहीं छोड़ी जा रही। ईवीएम मशीन दोबारा याद आ गई, वो जिद इनकी नहीं बनती। मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में क्लियर किया था कि इनका इस्तेहकाक ये नहीं है कि ये इलेक्शन, क्योंकि इन्होंने खुद असम्बलियां तोड़ी है। ये आपका मेरा इमरान का ये इस्तेहकाक है, इस पे पछताए भी हैं। बरमला इन्होंने इज़हार किया है कि मुझसे गलती हुई कि मैंने बिल्कुल असम्बलियां जो है वो तोड़ दी। इसके बाद इन्होंने ये मर्दमशुमारी का भी सिलसिला इन्होंने शुरू किया कि जब तक सेंसस मुकम्मल नहीं होगा या नहीं होगा तब तक इंतखाबात नहीं कराए। अच्छा अब अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए ये छोटी छोटी बातें इस तरह की रोज एक ला रहे हैं। भाई आप अपनी मर्जी, आपको किसी ने मजबूर तो नहीं किया, अब आप जिस मर्जी पे डाल दें। अब कल को कहें कि नवाज शरीफ साहब ने उनको फोन किया था लंदन से कि असम्बलियां तोड़ दे, तो कल को आप यकीन कर लेंगे, ठीक है। आपको कहेंगे जी नहीं हमने सिटी फोटो के प्रोग्राम में सुना था कि ये असम्बलियां तोड़ना बहुत बेहतर है तो हमने उनकी मशवरे पे असम्बलियां तोड़ दी। हालात वैसे यही है जिस तरह हर रोज बयानियां बदले जा रही हैं। इस तरह तो कल को अगर बात आ गई तो कोई मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा इलेक्शन के माहौल की बात कर लेते हैं। अनाउंसमेंट तो डेट की हो गई है। पंजाब इलेक्शन काफ लीग ने उम्मीदवारों में टिकट्स की तकसीम कर दी। पीटीआई के उम्मीदवार भी भारी भारी पैसे देके हुए हमें पता चल रहा है कि जी टिकटों की तकसीम हो रही है। मुबैना ऑडियो लीक्स का मामला खुल के सामने आ गया है। सो ये क्या वाकई इलेक्शन का माहौल है, इसको हम कह सकते हैं? नहीं, मेरा तो ख्याल सिलेक्शन का माहौल है इस टाइम चल रहा है, क्योंकि इजाज़ चौधरी साहब की जो मुबैना ऑडियो लीक है उसके ऊपर वो खुद वादिया जवाब नहीं दे सके, ठीक है। अब वादिया जवाब ना देना ये बड़ी वजाहत है इस चीज़ की कि आप अगर देखें ना, अगर आप झूठ है, अगर आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है तो आप स्टेट अवे जाते हैं, जाके हरजाना जो है वो पुट कर देते हैं। और लेकिन अगर आप खामोश बैठे हैं और आप कहते हैं नहीं जी ये तो रूटीन की बातें हो रही हैं, इसमें हम नहीं समझते ऐसी कोई बात है। भाई आप तय कर रहे हैं कि सलाही इदारे को कितने पैसे देने हैं, मुलाकात के लिए कितने पैसे देने हैं, टिकट के लिए कितना पार्टी फंड देना है, आप फिर जमान पार्क के बाहर एक रेट लिस्ट लगा दें। मैं कहती हूँ इलेक्शन हो ना हो इनकी तो दुकानें ऐसी आप एक मेन्यू लगा दें और रेट लिस्ट लगा दें कि अगर ये करना है तो ये पैसे हैं, ये करना है तो ये पैसे हैं। तो आप तो वादिया बात कर रहे हैं। और आप देखें कल या परसों ये एक कल मेरा ख्याल एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ है जमान पार्क के बाहर, और जहाँ पे मुनसिफाना टिकट नहीं दी गई वहाँ पे लोगों ने जाके एहतजाज भी किया है और फिर एहतजाज करने पे उनको सुना गया, अभी पता नहीं रिव्यू में गए नहीं गए। इससे पहले भी इतला आ रही है कि एक दो टिकट्स और रिव्यू में जा रही हैं, तो जिसको दिए हैं खान साहब उनको वापस लेके दूसरे बंदे को देने चाह रहे हैं। तो भाई अगर आप अपने फैसलों पर स्टैंड नहीं कर पा रहे थे तो आपको उजला में टिकटें मारने की जरूरत क्या थी? और फिर जो बंदा दुरे नायाब देखें आप करोड़ों रुपया देकर टिकट हासिल कर रहा है,
और अगर वो जीत जाता है तो आप क्या समझती हैं कि वो बस सियासत फिर वो में अपने पैसे पूरे सिर्फ करेगा। मुल्क और कौम की खिदमत के लिए आया होगा? सवाल ही नहीं फिर पैदा तो वो होता। यही करप्शन ही करेंगे ना, फिर वो इदारों यहाँ को तो अपने इमरान ट्रेंड ये है, ये कौन सी नई बात है? नहीं, यहाँ तो आप ट्रेंड ये अच्छे है। देखें ना, आपके अच्छे भी सियासतदान थे जो अपने पैसों से, अपने माल से वो हलकों में पैसे लगाते थे। उसके बाद वो क्लेम करते थे जी कि हमारी अब इतनी फुटिंग है, हमारे इतनी स्टैंडिंग है, अब हमारी टिकट बनती है। अब तो वो मेरे ख्याल से सिर्फ 1% कोई एक आधा बंदा तो एक, होगा, और कोई जो एक थे आधा आपने बंदा उनको गंदा होगा। कर दिया। ठीक है, जिन लोगों की फाउंडेशन थी, जिन लोगों ने फलाही काम किए, वन ऑफ देम अलीम खान साहब, आपने उनको गंदा कर दिया। ठीक वैसे ही है, है। हालांकि उनके हलके में उनकी फुटिंग और उनकी स्टैंडिंग जितनी अच्छी है वो मुझसे बेहतर इमरान भी जानते हैं। अलीम खान के बारे में ये बात मैं खुद भी उनसे जो है वो ये डिस्कस करता था। मैं कहता था भाई आप जिस इलाके में इलेक्शन हार भी जाते हो वहां पर भी फ्लाई काम करते रहते हो, इस चीज की समझ नहीं आती। तो वो कहते थे ओन कि करते देखें, हैं ना इलाका। बात ये है, ठीक है हम नहीं जीत पाए लेकिन वो इलाका हमारा है, वो लोग हमारे हैं, हमने उनकी खिदमत करनी है। अब आप ये देखें, ये जो सोच है जो अलीम खान की थी या अभी भी है, ये अगर सोच थी, अगर ये लोग इख्तिदार में आते तो ये नो डाउट ये लोग बेहतरी की तरफ ही लेकर आएंगे ना इस चीज को। और जब इख्तलाफ हुआ इमरान खान साहब का तो इन्हीं लोगों ने, पीटीआई वालों ने मजाक उड़ाया उनका कि जी वो तो फ्लाई काम नहीं करते, वो तो सिलाई मशीनें चलाते हैं, फलाना करते हैं। अच्छा, अलीम खान पे मैं तो हैरान हूँ यार। अलीम खान साहब पे जब पीटीआई ने एतराज़ात लगाए ना तो मैं बहुत हंसा उस वक्त ना। हमारे एक दोस्त रिपोर्टर हैं शहजाद खान, वो मुझसे ना हंसी की वजह पूछी कि आप क्यों हंस रहे हैं ये बातें सुन के। मैंने कहा भाई ये साबित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अलीम खान जो है ना वो सियासतदान है जो हर चीज़ को नाप तोल के करते हैं। सही। उन्होंने जो इल्ज़ामात उन पर लगे, उन्होंने तमाम चीज़ें जो है फैक्ट एंड फिगर के सामने ये बता दी कि भाई ये मेरे अकाउंट्स है, ये मेरा टैक्स है, ये मेरी जायदादें हैं, ये चीज़ें मैंने ऐसे खरीदी। अगर आप ये कह देंगे जी इन्होंने कत्ल गारत की, इन्होंने कब्जे किए, वो कहते भाई कोई चीज़ सामने तो लेकर आओ ना, कोई सबूत तो होता है ना, कोई बंदा तो होता है ना कि सामने आए। अब ये बात है कि जो बंदा आपकी पॉलिसीज के खिलाफ चला जाए या आपके जो गलत काम है उनको सपोर्ट ना करे तो फिर आप उन पे इल्जामात लगाना शुरू कर दें। इल्जामात और होते हैं भोंडे इल्जामात कि जी उन्होंने लोगों को, गरीब लोगों के अंदर मोटरसाइकिलें तकसीम करके, गरीब लोगों के औरतों बेवाओं के अंदर मशीनें तकसीम करके, प्रॉपर कोई बात नहीं मिलती तो फिर आपने इस तरह के हर साल राशन मुहिम चलाते हैं। आप यकीन जाने राशन वो तो हारने के बावजूद भी पैसे चलाते, गड़ी शाह में वो चुप चपीते वो काम करते हैं। कभी उन्होंने मीडिया पे कवरेज नहीं करवाई है तो हम इसलिए इज़हार कर रहे हैं क्योंकि हम जाते हैं, हम देखते हैं, बिल्कुल हमें पता है कि वो ऐसे काम करते हैं। केस स्टडी के तौर पे मैंने सिर्फ अलीम खान साहब का स्टडी दिया। कई घर जो है वो चल रहे हैं, ठीक है, कई घर उनकी वजह से चल रहे हैं जो बेवाएं हैं, जो यतीम है, और कई ऐसे स्कूल हैं उनके जहाँ पर यतीम बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। तभी ये सिलसिला जो है वो चल रहा है, तो हम अप्रिशिएट भी हमेशा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आ जाए जहाँ पर इलेक्शन की बात हो रही है तो इलेक्शन का वावेला तो ज़रूर है, लेकिन रियलिटी आपके सामने है, ग्राउंड पे क्या है वो भी आपके सामने है। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है, वर्कर्स वेलफेयर फंड में 28,000 केसेस, 3 साल से ज़ेर-ए-इल्तवा हैं, मजदूर परेशान हैं। मेरे ख्याल से इन चीज़ों को तो इमरान ज़रूरी समझा ही नहीं जाता। देखें, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के हवाले से बात करें, इसके कई मसाइल हैं और मैं हैरान हूँ कि इन्हें कोई पूछता ही नहीं है। इस बोर्ड की कारकर्दगी आप यकीन जाने कि मजदूर जो होते हैं ना, मजदूर ये जो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के पास रजिस्टर्ड होते हैं, एक बड़ा इशू जो है इसको हाईलाइट नहीं किया जाता। ये क्या करते हैं कि मज़दूरों की ना डिडक्शन जो है ना वो की जाती है उनकी सैलरी से, उनकी तनख्वाहों से। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों को पढ़ाने की ज़िम्मेदारी जो है वो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत होती है। अब होता क्या है कि ये उनके बच्चे जो हैं, ठीक है, वो तालीमी इदारों में पढ़ते हैं, उसकी फ़ीसें जो हैं वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को जाती हैं। ये क्या करते हैं, कई सालों की फ़ीसें जो हैं वो ही नहीं देती। और आप यकीन जाने हमने कई ऐसे इदारों के प्रोटेस्ट, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के जो स्टूडेंट हैं जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के पास रजिस्टर्ड हैं, हमने उनके प्रोटेस्ट जो हैं वो कवर किए हैं। वो कहते हैं कि जी हमें इम्तहानात में बैठने नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि हमारी एक साल की, 2 साल की फ़ीसें जो हैं वो नहीं फराहम की गई। और उन यूनिवर्सिटीज़ वो बेचारी, अब मैं बात कर लेता हूँ कि UMT एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके पास भी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं। उसको भी करोड़ों की मद में जो है वो फ़ीसें वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की जानिब से नहीं दी गई। उन्होंने एक बार तो नोटिस दिए बच्चों को और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अच्छा वो नई फ़ीसें दे सके तो उन्होंने मतलब इंसानियत जो है वो दिखाते हुए उन बच्चों को दोबारा इम्तहानात में बैठने की इजाज़त और पढ़ने की इजाज़त दे दी अपनी स्वाबदीद पे, क्योंकि वो अपने लिए बहुत ज्यादा फ्लाई काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाने में UMT वाले। लेकिन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को शर्म नहीं आई। अच्छा, इस इशू पे किसी ने, हम सैकड़ों बच्चों ने प्रोटेस्ट किया वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के बाहर, हमने लाइव कवरेज भी की।
लेकिन वहाँ पर सारे मीडिया ने की, लेकिन वहाँ पर देखने में ये है कि कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई पूछने वाला ही नहीं कोई, बिल्कुल ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। और अब ये कई ऐसे केसेस जो हैं, कई मसाइल जो हैं वो बेचारे इन मजदूरों को होते हैं, कहीं इनको ओवर टाइम जो है वो नहीं मिलता, कहीं इन बेचारों को तनख्वाहें जो है वो नहीं मिलती, तो इनके कई केसेस जो है पेंडिंग है। मेरे ख्याल से हुकूमत को इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए। मुल्क में सुनवाई नहीं है, आप देखें ना, आप एक तो वाज़ेह बात वर्कर वेलफेयर बोर्ड को रोकते हैं, आप सोशल वेलफेयर में देख लें, आप वुमेन डेवलपमेंट में देख लें, कहाँ पे इनकी आउटपुट है। और इनके ऊपर एक सरकारी ब्यूरोक्रेट विराजमान होता है और उसके अल्ले तल्ले, उसके नखरे, उसके तमाम तर ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आप देख लें तो आप परेशान हो जाएंगे। उसकी गाड़ियाँ, पेट्रोल, मुलाजमीन, उनके अपने नखरे हैं, यानी और उन्होंने अपने शशके पूरे रखे हैं। और उनको जो एक मुनसिफाना फंड दिए हुए हैं कि जी आपने ये अवाम में और वर्कर्स पे लगाना है, उनकी फैमिलीज़ पे लगाना है, वो सिफर आउटपुट है। एक तो इमरान ने एजुकेशन वाली मिसाल दे दी, आप सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल में जाकर देख लें, यहाँ पे तो सरकारी बड़े बड़े हॉस्पिटल अपना खर्च नहीं उठा पा रहे, तो वहाँ पे क्या हालात होगी। और जो वहाँ पे मुलाजमीन बेचारे जाते हैं, मजदूर जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, दिन रात मशक्क़त करते हैं, उनके साथ क्या सलूक हो रहा होता है, आप उससे भी आगे चले जाए। वर्कर जो वेलफेयर बोर्ड है, उनके पास बच्चों की, जो वर्कर्स की, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनके दीगर एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, वो तो बिल्कुल सिफर होते हैं। वो तो ना बेचारे पता नहीं धक्के खा के किस तरह जा रहे होते हैं अपनी अपनी जगहों पे। तो इन लोगों को जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, मेरा तो ख्याल है कि अब उनके ऊपर भी जो है ना जिम्मेदारी आयद करने बनती है और उनके खिलाफ बाकायदा फेडरल गवर्नमेंट को लिखना चाहिए कि इनकी कारकर्दगी में 0 मार्क्स लगाएं और इनकी जो आगे प्रमोशंस हैं उनको रोक दिया जाए, क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर सके। और इनको फिर उन सीटों पर बिठाने का जवाब क्या है? आप अगर जब तक, जो हम LD की बात जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, कि जब तक हम बुनियादी तौर पर जड़ पे नहीं जाएंगे ना, आप इस सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। आपके पार्किंग प्लाजे आज तो आप 0 कर देंगे, लेकिन कल उससे डबल स्पीड में यही लोग जो सीटों पे बैठे हैं वो दोबारा बनवाएंगे और इस शहर का दोबारा हुलिया बिगाड़ेंगे। तो आप वो हुलिया बिगाड़ने वालों के खिलाफ एक दफ़ा कड़वा घूंट पिएं, उनको घर भेजें, उनको नौकरियों से फ़र्क करें और नए लोगों को लाएं, दूसरे इदारों से डेपुटेशन में लोग लाएं और अपना काम चलाएं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है, बिल्कुल, ताकि लोगों के कोई फलाह हो सके। अदरवाइज़ तो आप देखें, जो महरूम तबका है, सबसे ज़्यादा जिसके लिए काम होना चाहिए उसके लिए काम हो नहीं पा रहा। 28,000 केसेस कम नहीं है। 28,000 केसेस, मैं कहता हूँ 2800 केसेस हो तो तब वक्त पड़ जाता है। आपके पास काम और ये पेंडेंसी कौन निकालेगा? ये तो चले जाएंगे। एक जो कमिश्नर है पैसी और एक जो वेलफेयर की बोर्ड की कोई DG होंगी या DG होंगे, वो तो चले जाएंगे अपनी पोस्टिंग लेके, एंजॉय करके। उसके बाद कौन जिम्मेदार है इन केसेस को निपटाने? लेकिन यहाँ पर अब कोई जिम्मेदारी कबूल करने वाला भी तो हो, कोई बेचारे मजदूर के बारे में सोचने वाला भी तो हो। लेकिन और इतना झूठ बोलना है कि अगर आप पूछ लेना ये क्यों नहीं हो रहा जी, आपको पता है निगरान सेटअप है, तो निगरान हुकूमत में हमारे हाथ पांव बंधे होते हैं, जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डालना है। मतलब कि मैं कहता हूँ कि यार आपको आपका फंड इस्तेमाल करने से कौन सा इलेक्शन कमीशन, कौन सी निगरान हुकूमत, कौन सी रेगुलर हुकूमत, कौन सा इदारा रोकता है? बताएं। निगरान सेटअप से पहले आप क्या कर रहे थे, आपकी कारकर्दगी क्या थी, वो भी सबके सामने। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। शहर का एक बहुत बड़ा मसला कि शहर में पार्किंग प्लाजे बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ कहीं पार्किंग है वहाँ पे भी माफिया का धड़ल्ले से राज चल रहा है। अभी हमारा एक प्रॉपर सेगमेंट जो हमने पार्किंग शहर के मसाइल पर किया और 2 दिन से आपके साथ हम ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं। कहीं कमिश्नर साहब एक्टिव हो गए हैं, कहीं पर DC साहबा एक्टिव हो गई हैं। जिन इमारत में पार्किंग नहीं होगी वहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये शहर का वो मसला है जिस पर हमने देखा टाइम टू टाइम एक्शन हुए, मुहिमात चली, लेकिन चूँकि कोई फॉलोअप नहीं होता तो ये माफिया इस कदर स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि लोगों ने मजबूर होकर इनके आगे घुटने टेक दिए हैं। सो हमने बात ये करनी है कि जी इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कैसे लॉन्ग टर्म पॉलिसी के ज़रिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सेकेंडली, PHA से बेतहाशा मसाइल हैं। ईद पर लोग जितने परेशान रहे हैं, जिन जिन पार्क्स का लोगों ने रुख किया, बहुत ज़्यादा शिकायत हमारे पास आई। माली जो कि मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो आपको हमेशा साइकिलों पर नज़र आए, आज भी साइकिलों पर ही हैं। बहुत सारे लोग जिनकी तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ, ये बेचारे वहीं के वहीं रहे। क्यों आखिर ऐसा है? इसके अलावा शहर के कुछ दीगर मसाइल जिनकी तरफ हम ज़रूर जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर साहब ने ज्वाइन किया है, निगरान सूबाई वज़ीर हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। अपने मेहमान को वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ऑलमोस्ट एक बड़ी और नई जिम्मेदारी है, बड़ा शहर है, सो कैसे देखते हैं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बात ऐसी है कि जी ये तो एक बड़ी सख्त जिम्मेदारी है और एक बड़ा वास्ट फील्ड है और इसके अंदर कई सेगमेंट्स हैं, पीएचए रिलेटेड है, एलडीए रिलेटेड है, कार पार्किंग इश्यूज और जहाँ पर इश्यूज ही इश्यूज हैं, ये बहुत तमाम सेगमेंट्स। देखिए कोई ऐसा महकमा नहीं है जिसमें इश्यूज नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इस्लाहात की ज़रूरत है और वॉर फुटिंग बेसिस के ऊपर ज़रूरत है और इस पर फौरी तौर के ऊपर काम करना चाहिए क्योंकि हमारे जो सीएम साहब हैं उनकी डायरेक्शंस हैं, बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि ज़ाहिर बात है कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि निगरान सेटअप एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मगर डे टू डे के ऊपर जितने पब्लिक को फैसिलिटेट हम कर सकेंगे वो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अब बात यह है कि पीएचए जो है उसके हवाले से ईद की छुट्टियां थीं, लोग अपनी फैमिलीज़ को लेके ईद की खुशियां मनाने के लिए पीएचए के पार्क्स में जाते हैं, तो पीएचए के अंदर जो है वो ये इशू आ रहा था कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स थी कि ओवर चार्जिंग हो रही है। अब जो 20 रुपए की मोटरसाइकिल है, 30 रुपए की जो ऑफिशियल पर्ची है, जो लिस्टेड प्राइसेस हैं गाड़ी वगैरह की। हम ओवरऑल पहले पार्किंग वाला इशू डिस्कस करेंगे और ये पीएचए के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पर पार्किंग का ये इशू रहा, लोगों से पैसे वसूल किए जाते थे बिल्कुल बहुत ज़्यादा और ये समझें कि एक लूट मार जो है उसका बाज़ार गर्म था। मुझे इसकी खबरें आ रही थी तो मैं पहले तो इंतज़ार करता रहा कि हालांकि वहाँ पार्किंग बिल्कुल फ्री है, पार्किंग फ्री है, लेकिन अगर आपने अंदर की एक लिस्टेड प्राइस है कि जब अंदर आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो 20 रुपए मोटरसाइकिल और 30 रुपए विच इज़ वेरी नॉर्मल और फिर एक आम शहरी भी इसको अफोर्ड कर सकता है। तो मैं पहले तो ईद के पहले दिन दूसरे दिन इसलिए इंतज़ार करता रहा कि शायद इंतज़ामिया जो है वो ख़ुद अपना काम कर लेगी, मगर जब कंसिस्टेंटली मुझे इसकी कंप्लेंट्स आती रहीं तो फिर मैं ख़ुद वहाँ पे एज अ कॉमन पर्सन मोटरसाइकिल पे बैठ के गया। ये कैसे आपको आइडिया आया? वो इसलिए क्योंकि अगर मैं प्रोटोकॉल में या अपनी बड़ी गाड़ियों में जाऊंगा तो फिर तो पहले से ही वो 50 रुपए 100 रुपए को पता चल जाता है। तो मैं बाइक के ऊपर गया ये देखने के लिए कि पहले इस बात में सदाकत भी है या नहीं। तो मैंने जब पर्ची मांगी तो मुझे 50 रुपए की पर्ची दे दी, फिर पर्ची उन्होंने दी नहीं। फिर मैंने जब पर्ची मांगी तो पर्ची जो है वो जाली पर्चियाँ छापी हुई थी। अच्छा, ईद मुबारक लिखा हुआ है, रिक्शे वालों से 200 रुपए ले रहे हैं, साइकिल वालों से 100 रुपए ले रहे हैं। फिर मैंने ये गौर किया कि वहाँ पे कम से कम जो गुलशन इकबाल पार्क जहाँ मैं गया वहाँ पे कम से कम एटलीस्ट मिनिमम 15 से 20 हज़ार आदमी था। इतनी बड़ी जो आवाम है और अंदर मैंने देखा तो हद नज़र आपकी जहाँ तक आंख जाती है मोटरसाइकिलें ही मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। तो अगर आप एक एक मोटरसाइकिल से 30-30 रुपए 40-40 रुपए ले रहे हैं तो इनकी तो आमदनी जो है वो ईद के 3 दिनों में जो है वो तो करोड़ों रुपए में चलेगी। ऐसे ही है। तो फिर बात सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पैसे हैं ये किसकी जेब में जा रहे हैं? ये कौन सा माफिया ऐसा जो लोगों को लूट रहा है? क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा? ये एक मतलब ये तो सिर्फ एक छोटा सा सेगमेंट है, ये तो सिर्फ एक पीएचए। तो ये तो एक बहुत मसले मसाइल और कई जगह पे खड़े हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमने सबको हल करना है। बिल्कुल। सो अब आपने पीएचए का पहले जिक्र कर दिया तो हम यहाँ से ही पीएचए के मसाइल ही डिस्कस कर लेते हैं कि तो पार्किंग तक था, हमें तो कैंटीन से बहुत ज़्यादा मसाइल पता चले, वहाँ पर भी ओवर चार्जिंग कितनी की गई, 2-2 हाथों लोगों को लूटा 200 रुपए की 150 रुपए की 1.5 लीटर की बोतल दे रहे हैं। अब अंदर कोई आदमी है उसको प्यास लगी है, एक ऐसा तबका है जो वहाँ पे अपने बच्चों के साथ आया हुआ है तो वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि 1000 रुपए की बोतलें खरीदे। तो बद इंतज़ामी मुझे नज़र आई और बहुत ज़्यादा नज़र आई और मैं खुद वहाँ गया और मैं खुद शाहिद हूँ कि ये मामलात हैं। अब किसी को भी अपने महकमे के अंदर ये सब काम करने का शौक़ नहीं है कि उसको उभारे, हालांकि मैं खुद हाउसिंग का मिनिस्टर हूँ। तो बजाय मेरा काम ये नहीं है कि मैं अपने ही महकमे की प्रोटेक्शन करूँ, बल्कि जो सच्चे हकायक हैं वो ईमानदारी से आवाम के सामने लाने चाहिए ताकि उसकी इस्लाह हो। असल काम तो ये होता है। आपको स्टार्ट तो करना है ना। अच्छा, मालियों के मसाइल पीएचए से रिलेटेड हर दौर में रहे हैं, ये वो तबका है मेरे ख्याल से जिनको जितना फैसिलिटेट कर सके करना है, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं, हमेशा से साइकिलों पर थे। इवन बाकी महकमों में ईदी दी गई, इनको तो बेचारों को ईदी भी नहीं दी गई, क्यों? जी, इसका भी बहुत अफसोस है कि इसके अंदर इनको ईदी क्यों नहीं दी गई। आपको मालूम है कि साइकिल पे आते हैं, साइकिलों पे जाते हैं, सारा दिन धूप के अंदर खड़े होकर काम करते हैं। कि इनको रेगुलर करना है, रुकावट क्या है? अब ये देखिए जो रेगुलर करना है और ये जो मामलात हैं ये तो देखें इस तरह से है कि ये तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर भी इस पर काम किया जा सकता है, लेकिन और हमारे पास टाइम नहीं है। मगर जो ईदी इनको जो नहीं दी गई या इनको जो एडवांस सैलरी का तरीक़ेकार है जो दूसरे महकमों में दिया गया वो इनको भी देना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं है। मगर दूसरी तरफ
ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि एट द सेम टाइम जो हमारे DG PHA हैं, वो उनसे मेरी 2-3 मरतबा मीटिंग्स हो चुकी हैं। वो मैं आई फाउंड हिम टू बी अ जेंटलमैन। वो एक अच्छा आदमी है, अच्छे इंसान है, लेकिन उनको अभी पोस्टिंग हुए हुए तकरीबन 3 हफ्ते हुए। तो 3 से 4 हफ्तों के अंदर ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू गेट अ ग्रिप। मेरे ख्याल से हमारा जो निचला अमला है ना, वो हमेशा हमारी तरजीहात, क्योंकि असल काम यही करते हैं जी। जो हमें सब कुछ ग्राउंड पे नजर आ रहा है वो इन्हीं की मेहनत होती है। सो मालियों के साथ परवेज इलाही साहब ने क्या किया सबके सामने है, तो हर दौर में इन बेचारों के ऊपर क्यों सबका बस निकलता है? PHA के अंदर जो लोअर तबका है उसके ऊपर भी आपने बिल्कुल सही कहा, ये बात है। लेकिन देखें DG साहब तो अभी नए आए हैं, उनको अभी तकरीबन 3-4 हफ्ते हुए हैं। वो इज़ ट्राइंग टू ऑल्सो गेट अ कंप्लीट ग्रिप कि उसके ऊपर उन्होंने सब चीज़ों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, देख रहे हैं। एंड आई एम श्योर इज़ अ वेरी केपेबल मैन एंड ही विल डू वंडर्स इंशाल्लाह फॉर PHA। मगर ये जो दूसरा तबका है जो वहाँ पे 10-10, 15-15, 20-20 साल से बैठे हुए हैं, जो अफसरान हैं, ज़मीन इतने निकले सर ज्यादती तो इनकी है ना, ज्यादती इनकी है, ये जिम्मेदार हैं। और हम इंशाल्लाह मुकम्मल इंक्वायरी करेंगे। अभी हमने उस दिन जो है वो डिप्टी डायरेक्टर को फौरी तौर पे सस्पेंड किया और सस्पेंड करने के बाद उन पे इंक्वायरी बिठाएंगे, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि वहाँ पर आवाम को लूटा जा रहा है और डिप्टी डायरेक्टर जो इकबाल पार्क का है उसको मालूम नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट रेडी टू बिलीव दैट। इट पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब आपके नाकतले ये सारे काम हो रहे हैं और आप कहते बरी जिम्मा हो जाए कि जी आपको मालूम ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। खैर ये तो PHA के मसाइल हो गए। शहर के जितने भी बागात हैं हमें उनकी हालत बहुत बेगाड़ में, इवन ग्रीन बेल्ट सर जिस तरह थी अब उस तरह नहीं है। बिल्कुल। मुझे वो शहबाज शरीफ साहब का दौर याद है, आपकी ग्रीन बेल्ट्स इतनी शानदार थी कि आप रोड पे गुजर रहे होते थे तो पता चलता था कि जी किसी ने काम किया हुआ है। प्लांटेशन नाम की चीज़ नहीं है, आपका ग्रीन एरिया ख़त्म होता चला जा रहा है। देखिए PHA एक बहुत अच्छा महकमा था और बड़े शानदार तरीके से काम किया करता था। जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर तो आपको मालूम है, खुद एक बड़े ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, बड़े शानदार काम किए जा रहे थे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ख़ास तौर पे कुछ सालों के अंदर जो है वो PHA का महकमा जो है वो बुरी तरह से सैबटाज हुआ, बुरी तरह से तबाह बर्बाद हुआ और हालात आपके सामने हैं। अब हालत जो है जो कई सालों से ख़राब की गई है वो 1 दिन 2 दिन या 1 महीने में तो हो नहीं सकती। आपको पता है हमें कुछ अरसा हुआ है आए हुए, और मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो हैं वो बड़े एडमेंट हैं इस चीज़ के ऊपर कि हर महकमे में जितनी इस्लाहात कर सकते हैं करें, वॉर फुटिंग बेसिस पे करें और जहां मामलात ख़राब उनको दुरुस्त करें। और कम वसाइल में रह के ये चीज़ें करना मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आ जाते हैं शहर का एक बहुत बड़ा मसला, पार्किंग। मैं इसको कहती हूँ कि नामुमकिनात में ये चीज़ शामिल है। तजावुज़ात ख़त्म कर देना, पार्किंग के मसाइल, इस पर हर हुकूमत में हर एडमिनिस्ट्रेशन मुझे बेबस नज़र आई है, क्योंकि इस कदर माफिया यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है कि पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लोगों के मसाइल पार्किंग से रिलेटेड क्या है, मिनिस्टर साहब भी मौजूद हैं तो मैं चाहूँगी पहले हम आपको वो सुनवा दें। लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी, लोग किस तरह से परेशान हैं, लोग कहना क्या चाह रहे हैं। असल में सर मुझे आई डोंट नो आप एग्री करते हैं या नहीं करते, ये वाकई नामुमकिनात में से है। ऑपरेशन हुए, अहकामात हाई कोर्ट ने जारी किए, हमें इंतज़ामिया मुतहरिक नज़र आई, कमिश्नर साहब मुतहरिक नज़र आए, DC साहब मुतहरिक नज़र आए, लेकिन हर दौर में जो होता है वो सामने आपके नतीजा आज भी है। किस तरह इनको कंट्रोल किया जाएगा? मतलब कहीं तो पार्किंग नाम की चीज़ ही नहीं है और जहाँ है वहाँ हर जगह पैसे वसूल। आपने खुद कहा कि पर्चियाँ खुद बनाई हुई हैं, उर्दू बाज़ार आप चले जाएं, जितनी मर्जी आप पर्चियाँ छपवा लें वहाँ से। देखिए नामुमकिन का जो लफ्ज़ है वो हमारे ना चीफ मिनिस्टर साहब की डिक्शनरी में है और ना हमारी। नामुमकिन कोई लफ्ज़ नहीं है। अगर इंसान मेहनत करे और ईमानदारी से काम करे तो हर काम मुमकिन है। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, अगर गलत पर्चियाँ बन रही हैं, इंतज़ामिया गलत काम कर रही है, PHA का अमला बीच में मिला हुआ है या कोई गलत काम कर रहा है तो क्रैकडाउन हो सकता है, किया जा सकता है, सारे मामला सीधे हो सकते हैं। मैंने 2 दिन से अपने जो प्राइवेट अमला है, पर्सनल अमला है, उनको लगातार मैं जो है इस ऑपरेशन के बाद जो हमने किया उसके बाद भिजवा रहा हूँ पार्क्स में। हर जगह 20 रुपये के ऊपर आ गए, 20 रुपये की पर्ची चल रही है। किसी जगह पे भी 50 और 100 200 रुपये नहीं है। 200 रुपये लीटर की जो 150 रुपये लीटर की बोतल है वो अपनी प्राइस के ऊपर आ गई। तो बात ऐसा है कि अगर कंटिन्यूटी यानी एक चीज़ होती है उसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप गए, आपने ऑपरेशन किया, लोगों को मुअत्तल किया, 2 दिन बाद 4 लोगों को आपने उठाया, जो वहाँ पे लोग पैसे वसूल रहे थे, लोगों से बदमाशियाँ कर रहे थे, मैंने 4 के खिलाफ FIR कटवाई।
मैंने चारों को अरेस्ट करा के अंदर करवाया, ठीक है ये काम तो हो गया, लेकिन अब इसको सस्टेन भी तो करना है। अब हमने ये भी देखना है कि कब तक वो ये देखेंगे कि जी मिनिस्टर साहब और इंतजामिया कब ठंडे हुए और हम कब दोबारा 100-200 रुपए पे आ जाए। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हर चीज़ को जो है ना वो चेक एंड बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। आपको मालूम है कि द ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, 10 मॉडल रोड्स बननी है, लेकिन इसके साथ साथ ईद से पहले मैं और हमारे जो DG-LD हैं जिनके पास एडिशनल चार्ज है, कमिश्नर लाहौर के पास मोहम्मद अली रंधावा साहब, हमने मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया टॉक की है और हमने मीडिया के वसादत से तमाम पब्लिक को ये अवेयरनेस दे दी है कि ईद के बाद हमारा क्रैकडाउन स्टार्ट है। तमाम कमर्शियल बिल्डिंग्स, वो तमाम बिल्डिंग्स जिन्होंने LDA से नक्शे पास कराए हैं और तमाम वो कार पार्क्स जो हैं जिनको शोरूम्स के अंदर, गोदामों के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, उनको इतना टाइम दिया था कि ईद से ईद तक आप अपने तमाम उनको दोबारा जो है। क्या प्लानिंग होगी? क्या जुर्माने किए जाएंगे, सील किया जाएगा? सील कर देंगे जनाब, सील कर देंगे, बिल्डिंग बंद हो जाएगी। CM साहब की हुकूमत है, कोई सिफारिश कल्चर नहीं है, हम ना किसी की सिफारिश सुनते हैं, सिर्फ मेरिट पे काम होगा। सारी बिल्डिंग्स को सील करेंगे और तब तक जो है वो सील नहीं खुलेगी जब तक कि वो वहाँ पे अश्योरिटी नहीं देंगे, बॉन्ड पेपर पे साइन नहीं करेंगे कि हम आइंदा दोबारा ये काम नहीं करेंगे और तब तक वो पार्किंग के जो है बहाल नहीं करेंगे। अब ये तो आप बड़ा अच्छा इकदाम उठाएंगे, आई मस्ट अप्रिशिएट। ये जो पार्किंग माफिया लोगों को लूट रहा है, इसको किस तरह कंट्रोल करना है? क्रैक डाउन कर रहे हैं इंशाल्लाह। आप इवन हमारे सरकारी अस्पतालों में आप चले जाएं, आपको एक 30 रुपए वाली पर्ची थमा रहे हैं, एक 50 रुपए वाली पर्ची थमा रहे हैं। मतलब यहाँ पे जंगल का कानून है। देखिए, इसका सबसे जो बेहतरीन हल हमने निकाला है वो ये है कि हम इसको प्रोफेशनल जो ली पार्किंग है उसके हवाले करेंगे, जिससे ये अपना प्रॉपर तरीके से कंप्यूटराइज स्लिप निकाली जाएगी। इस पर वर्किंग जारी है। आपको मालूम है कि इसके अंदर लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी इन्वॉल्व होती है और इसके अंदर जो है वो हमारी जो PH है वो भी इन्वॉल्व होती है। तो मिलकर काम कर रहे हैं, इस पर सोच विचार कर रहे हैं क्योंकि ऐसा फुल प्रूफ तरीका निकाला जाए कि वंस एंड फॉर ऑल ये एटलीस्ट जो आवाम को लूटा जाता है और आवाम को जो है उनके साथ जो जुल्म किया जाता है, एटलीस्ट ये फौरी तौर पे ख़त्म हो। सही। तो जब तक बैठे हैं इंशाल्लाह, अब कितनी देर बैठे हैं वो अल्लाह के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट को, वफाक को, पार्लियामेंट को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मालूम है। आप इस चीज़ पे डिटर्मिन हैं कि जितनी देर तक हैं हम जितना काम कर सकते हैं, जितनी चीज़ों में हम बेहतरी ला सकते हैं वो आप लाने के लिए हमें पुरअज़्म भी नजर आ रहे हैं, पुर उम्मीद भी नजर आ रहे हैं। आखिरी मिनट तक, आखिरी सांस तक इंशाल्लाह लड़ेंगे। दैट्स रियली गुड। मैं इस चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी। हमें इसी तरह के लोगों की ज़रूरत है। हाउसिंग से रिलेटेड मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी। आज अपना घर बनाना बहुत बड़ा ख्वाब है और लोग पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, प्लॉट लेते हैं। सोसाइटीज़ के इशू ये हैं, आप जाएं आपको पता नहीं होता आपका प्लॉट है कहाँ पर। हवा में सारी फाइलें जो हैं वो बेची जा रही होती हैं। किस तरह से ये माफिया जो है वो कंट्रोल होगा? आपको क्या क्या बताएं, किस किस मसले का बताएं और किस किस महकमे का बताएं। तो देखें, ये तो एक सारा सिस्टम है जो बिल्कुल ही उल्टा हुआ है। अब मैं कोई बात करूँगा तो फिर दोबारा एक पॉलिटिकल जमात खड़े होकर जो है वो इल्ज़ाम तराशी करती है कि जी निगरान सेटअप जो है वो बाइस्ड बातें कर रही है और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो कॉर्नर कर रही है। मगर मैं जो बात करता हूँ वो बिल्कुल हक़ की बुनियाद पर, ईमानदारी की बुनियाद पर करता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जो हमारा फाटा का जो महकमा है टाउन एंड प्लानिंग का, पंजाब टाउन प्लानिंग का, जिसमें 50 लाख वो घर हैं जिनका वादा किया पिछले 4-5 सालों में। आपको सुन के हैरानगी होगी कि उन 50 लाख घरों में आज तक एक घर भी अगर दिया गया या कोई एक इंसान आके ये कह दे जी मुझे ये एक घर मिल गया है, बिल्कुल सही कहा आपने, तो फिर जो आप जुर्माना लगाए मैं देने को तैयार हूँ। अब रेनाला खुर्द जो है उसमें 400 घरों की तामीर शुरू हुई है, 200 तो स्टार्ट ही नहीं हुए, प्लिंथों पे खड़े हुए, 200 ग्रे स्ट्रक्चर पे तक पहुंचे हैं, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं है कि उनको कंप्लीट किया जाए और हैंडओवर किया जाए। तो जब कोई मंसूबा जो है वो 50 लाख घर आप कहने के बाद एक घर भी अगर डिलीवर ना करें तो फिर 4 साल 5 साल में अगर ये इकदाम इस तरह किया जाए तो फिर आप उस बारे में क्या कह सकते हैं। इसमें डिपार्टमेंट की गलती नहीं होती है, इसके अंदर हुक्मरान की गलती है। वो हुकूमत वक्त जो है ये उनका काम है कि जो वादे करें उनको पूरा करें, और अगर पूरा नहीं कर सकते, ठीक है बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि पूरे नहीं किए जा सकते अपने वक्त में, तो एटलीस्ट उसके अंदर कुछ परसेंटेज तो अपनी पूरी करें ना जी। एग्जैक्टली
तो ये तो इनका काम था कि एटलीस्ट ये काम करते, मगर लोगों को तकलीफ़ है, लोगों को परेशानियाँ हैं। अब मुझे आज हाउसिंग का चार्ज संभाले हुए तकरीबन 10 दिन हुए, और इन 10 दिनों के अंदर अभी तक तो मैं सिर्फ मसले मसाइल ही देख रहा हूँ। सिर्फ शिकायत ही आपके सिर्फ सामने आ रही शिकायत, एक शिकायत नहीं, हज़ारों की तादाद से शिकायत, लोगों की हैं। तो आप ये ग्रीवेंसेस, देखिए कि प्रॉब्लम्स, लोग कितने परेशान हैं। बहुत परेशान है। देखें आजकल के जो मारूजी हालात चल रहे हैं उसके अंदर एक आम इंसान परेशान है। महंगाई बढ़ चुकी है, कीमत ख़रीद से इंसान के बहुत सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। ऐसे ही तो इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि पब्लिक को आप फैसिलिटेट करें। गरीब और नादार जो तबका है उसको इस वक्त इतना ज़रूरी है फैसिलिटेट करना कि इससे पहले कभी 75 साल तारीख़ में पाकिस्तान की जितना ज़रूरी ना था। लेकिन अब ये चीज़ें तो आप कह रहे हैं फैसिलिटेट करना हो, ग्राउंड रियलिटी ये बिल्कुल इससे उल्टा मगर है। एट द सेम टाइम आप अप्रिशिएट भी करेंगी कि वज़ीर आला साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने एक इतना शानदार काम किया कि माह रमज़ान के अंदर सब लोग दौड़ते रहे। लेकिन देखिए पहली बार एक ऐसी मिसाल कायम की गई है कि 4.5 लाख बैग जो हैं वो आटे के बांटे गए और मुफ्त बांटे गए। और कहना बहुत आसान है कि 4.5 करोड़ बैग हैं। अगर आप देखें एक बैग 10 किलो का है तो 40 करोड़ 45 करोड़ किलो आटा जो है वह तकसीम किया गया है। ये कोई छोटा काम नहीं है, और एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करता है उन तमाम हुकूमतों के लिए जो कि इंशाल्लाह आगे इलेक्टेड है वो आएंगी। और आई एम श्योर कि निगरान हुकूमत के जो 3 महीने के जो काम है जो ऑलरेडी इस वक्त हमारी हुकूमत गुजर चुकी है, उसकी जो काम है उसको अगर आप तोलें तो कई हुकूमतों के कई सालों के जो है उसके मुतरादिफ उससे भी ज़्यादा होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। अब आपकी बातों में हमें उम्मीद भी नज़र आ रही है, बेहतरी भी नज़र आ रही है, लोगों के लिए कुछ अच्छा आप करना चाह रहे हैं ये भी नज़र आ रहा है। देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? देखने वालों को मैं सिर्फ अपना ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके सामने एक मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब की सईद मोहसिन रज़ा नकवी साहब एक 8 मेंबर काबीना के साथ वो काम कर रहे हैं जो कि 45 वज़रा किया करते थे, उनसे भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। हर शोबे में हैं। आटा हम बांटने जाते हैं, हाउसिंग में हम जाते हैं, औकाफ में हम जाते हैं, हस्पतालों में हम जाते हैं। सब ईद की खुशियाँ मना रहे थे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी भी ख्वाहिश है कि हम भी अपने घर वालों के साथ बैठ के कुछ टाइम गुजारें, मगर हम कोट लखपत जेल का दौरा कर रहे थे, हम जिन अस्पताल का दौरा कर रहे थे। सीएम साहब खुद जो हैं वो 3 दिन लगातार ईद के भागते रहे। तो मैं अपना तमाम कौम से, अपने भाइयों से, बहनों से, अपने बुज़ुर्गों से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सब्र का जो पैमाना है उसको लबरेज़ ना होने दें। अल्लाह ताला के ऊपर अपना अक़ीदा मजबूत रखें। सीएम साहब के ऊपर, अल्लाह के बाद सीएम साहब और उनकी काबीना के ऊपर जो है वो अपना भरोसा रखें, सब्र से थोड़ा सा काम लें और ज़्यादा जो है वो हुकूमत का साथ दें, और इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी फरमाएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट ये आ रही थी, आप लोग ये कह रहे थे कि जी हम थोड़े सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, सो हमने कहा आपकी मुश्किल आसान कर दें। अब इशू ये है कि रोज़े रखे हैं लोगों ने और उसके बाद रूटीन की तरफ आना, गर्मी भी बढ़ गई है, एकदम से लोग शिकायत ये कर रहे हैं कि खाना नहीं खाया जा रहा, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, पानी पी के पेट भर जाता है, जो लोग खाना खा रहे हैं उनका पेट ख़राब हो रहा है। इसके लिए आपको नॉर्मल रूटीन की तरफ आने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह की ग़िज़ा आपको लेने की ज़रूरत है? नाश्ता, क्योंकि लोग सहरी और अफ्तारी कर रहे थे और नाश्ता आपका वो वाली रूटीन का नहीं था। मुझे खुद अभी ये फ़ील हो रहा है, फ़ील ऐसे आती है जैसे आपका रोज़ा ही है, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। इसके लिए आपने करना क्या है, कैसे आपने नॉर्मल रूटीन की तरफ आना है, किस तरह आपने स्टार्ट लेना है और किस तरह से आपने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ आना है? हमारे साथ माहिर ग़िज़ायात मौजूद हैं जी, ज़ुहा सुहेल, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रोज़े रखे हैं लोगों ने, अब नॉर्मल रूटीन की तरफ आना लोगों को मुश्किल लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं भूख नहीं लग रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी पेट ख़राब हो रहा है। हमने किस तरह से अपनी लाइफ को एक दफ़ा फिर टर्न करना है?
बिल्कुल है ना, ये मसला बहुत से लोगों को नज़र आ रहा है, पेट खराब का मसला और भूख ना लगने का मसला और पानी का ज़्यादा कंजप्शन। ये तीन मसाइल लोगों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है रमज़ान में हमारे 2 मील्स हो जाते हैं, सहर एंड इफ्तार। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, नॉर्मल लोगों को भी रिकमेंड करते हैं कि आपने अपनी जो नॉर्मल डेली रूटीन है उसमें अपने 3 बिग मील्स लेने हैं और 3 स्मॉल मील्स लेने हैं। लेकिन अब एकदम से जब शिफ्ट करना है तो ये हो नहीं सकता, 6 मील्स हम नहीं ले पाते, ठीक है। सो मैं यहाँ ये रिकमेंड करती हूँ कि आपने नाश्ता और डिनर स्किप नहीं करना, आप लंच स्किप कर सकते हैं। लंच की जगह पे आप कोई स्नैक कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जो 2 बिग मील्स है ना, नाश्ता और डिनर, इनको स्किप नहीं करना। और इसके अंदर जो ऑप्शंस है ना, उनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरह से है कि हम लोग सहरी और अफ्तार रमज़ान में हमारी बॉडी बड़ी डिटॉक्सीफाई हो जाती है, बड़ी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छा हो जाता है, बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं, गैर ज़रूरी मादे हैं, वो निकल जाते हैं, ठीक है। सो अब हमारी बॉडी एक लिहाज से बहुत प्योरीफाई हो चुकी है, ठीक है। लेकिन हम करते क्या हैं कि ईद के मौका जैसे ही आता है हम बड़ी हेवी किस्म की चीज़ें खाते हैं। सबसे पहले आगाज़ में हम लोग दूध सवैयाँ ले रहे होते हैं, ठीक है। दूध सवैयों के साथ साथ जब शाम में डिनर, रात में आती है बारी, तो हम निहारी, पाए, बिरयानी, इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें लेते हैं। तो एकदम से क्या होता है कि एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, मैदे में तेजाबियत बढ़ जाती है, क्योंकि पहले ना खाने की आदत होती है या थोड़ा खाने की आदत होती है। ईद के मौका पर सब लोग इकट्ठे होते हैं, खुशी का मौका हो तो लोग ज़्यादा खा लेते हैं। ज़्यादा खाने से मैदे के अंदर जो एसिड का प्रोडक्शन है ना, वो बढ़ जाती है, क्योंकि एसिड नहीं खाने को हजम करना होता है। और जितना ज़्यादा आप खाना लेंगे और इस तरह की ग़िज़ाएँ जब आप ज़्यादा लेंगे जिसमें हर चीज़ में चीनी ज़्यादा है, चिकनाई ज़्यादा है, सो ये ऑटोमेटिकली एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाती है। सो इनिशियली मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आपने ये चीज़ें कंज्यूम करनी भी हैं, ऑब्वियसली हर कोई करते हैं, इनसे मना तो नहीं किया जा सकता। आप बड़ी कम क्वांटिटी में लें, 3 से 4 टेबल स्पून्स ले लें एक वक्त में, ठीक है। और उसके बाद थोड़े 1 घंटे के वक्त के बाद आप कोई और चीज़ ले लें, या इसी की चीज़ जो करंट चीज़ कंज्यूम करें उसी के थोड़ी सी और क्वांटिटी बढ़ा लें। सो पोर्शन साइज़ कंट्रोल कर लें, और टाइप अगर चेंज नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, लेकिन साइज़ कम कर लें। पोर्शन साइज़। क्या गर्मी भी एक रीज़न है कि आपका कुछ खाने को दिल नहीं करता? बिल्कुल, गर्मी एक बहुत बड़ी रीज़न है, क्योंकि हमारा दिल करता है कि हम हर वक्त ठंडी चीज़ें खाएं, या बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो चाय के ऊपर रहते हैं, चाय बिस्किट खाना शुरू कर देते हैं कि और कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, रोटी सालन खाने का। तो अब गर्मी में इस तरह से मैं रिकमेंड करती हूँ कि कभी भी बहुत ज़्यादा चीनी वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। अच्छा। क्योंकि गर्मी में जितनी आप चीनी वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो बॉडी से पानी इमीडिएटली बाहर निकाल देता है, और आपकी बॉडी जब डिहाइड्रेट हो जाती है, आपका ब्रेन काम नहीं करता। आप लोगों को पूरा दिन लेथार्जी फील होती है, सुस्ती महसूस होती है, नकाहत फील होती है, आपको लगता है कि आपके बॉडी वीकनेस इतनी शदीद बढ़ चुकी है कि बच्चे ना पढ़ाई में फोकस कर पा रहे होते हैं, ना वो अपने कोई डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ कर पा रहे होते हैं। सो पानी की कमी आपने नहीं होने देनी इसी सीजन में। एक तो 2 मील्स तो लाजमी कंज्यूम करें, नंबर 3 पे पानी की कमी नहीं होने देनी, और जो मीठे शरबत हैं वो नहीं लेने। अब अगर शरबत की मैं बात करूँ तो आजकल तरबूज बहुत अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करें, उसका शरबत बना के ले लें, ठीक है। फालसा आ रहा है, फालसे का शरबत ले लें, या इवन फालसे का फ्रूट ले लें, लेकिन चीनी ऐड नहीं करनी। सही। आपने जो 2 मील कहे, इसमें बेस्ट चीज़ आप क्या रिकमेंड करेंगी? क्योंकि हम अक्सर गैप दे के जब खाते हैं तो वो फिर, क्योंकि हमारे यहाँ तो खाने इस तरह के हम बहुत मसालों वाला और फिर ओवर कुक भी सम टाइम कर देते हैं, वो इशू कर देते हैं आपके स्टमक। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, मैं इस पर रिकमेंड इस तरह से करती हूँ कि अगर आप नाश्ते की हम बात करें तो वो हमारा फर्स्ट मील ऑफ द डे है, उसमें आपने ऐसी चीज़ कंज्यूम करनी है जो आपको लॉन्गर रन में एनर्जी देता रहे। क्योंकि लंच में कह रही हूँ कि अगर इनिशियली अगर आप लोग स्किप करना चाह रहे हैं तो नाश्ता ऐसा करें जो आपको लॉन्गर रन में एनर्जी दे। और उसमें सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो चोकर आ जाता है, फाइबर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अगर आप रोटी ले रहे हैं तो उसमें जो छान जिसको हम फेंक देते हैं उसको लाजमी साफ़ करके ऐड ऑन करें। डबल रोटी ले रहे हैं तो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें। आप खुद कंपैरिजन करके देखें कि जिस तरह आप वाइट ब्रेड लेंगे ना, आपको बहुत जल्दी भूख महसूस होगी, बट जब आप ब्राउन ब्रेड लेंगे आपको काफ़ी टाइम तक जो भूख की शिद्दत है ना, उस पर कमी महसूस होगी। सो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें। या 3 पे मैं रिकमेंड करती हूँ दलिया। लेकिन दलिया के ऐसे ऑप्शन है जो हर इंडिविजुअल नहीं कंज्यूम कर पाता, लेकिन अगर आप ले सकते हैं तो आप ये 3 चीज़ें अपने नाश्ते में लाजमी लें। नाश्ते में नॉर्मली लोग अंडे का इस्तेमाल करते हैं, और गर्मियों में बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि गर्म होता है, सूट नहीं कुछ लोगों को करता। क्या रिकमेंड करें? इसमें बेसिकली ये थोड़ा साइकोलॉजिकल लिंक है, ठीक है। अगर नहीं कंज्यूम कर सकते तो मैं पेशेंट्स को दालें रिकमेंड करती हूँ, ठीक है। अगर आप 2 से 3 दालों का मिक्सचर कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि अगर दाल मूंग की हम बात करें तो उसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली वो अंडे का वो मुतबादिल नहीं है, ठीक है, लेकिन उससे करीब करीब प्रोटीन हमें वो दे देता है। सो अगर आप दाल मूंग का इस्तेमाल करते हैं या दाल मूंग के साथ 3 से 4 दालें मिक्स कर लेते हैं तो वो एक बड़ा अच्छा हेल्दी पैकेज बन जाता है प्रोटीन्स का। सो नाश्ते में ब्रेड के साथ दाल ले लें या दाल का सूप बना लें, नाश्ते में बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। अंडा में
फोर्सफुल पेशेंट को नहीं कहती कि आप कंज्यूम करें ही करें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई नहीं कंज्यूम कर रहा तो उसको रिएक्शन होते हैं, एक्नी हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो लोगों की ज़रा साइकी इस तरह से चल रही होती है। और थर्ड पे मैं योगर्ट लाजमी रिकमेंड करती हूँ, सही, क्योंकि ये जिस तरह से अभी हम लोग एकदम बड़ी अच्छा फेस गुजार के आए, बॉडी डिटॉक्सिफाई हुई हुई है, बहुत साफ़ है, सो बहुत ज़रूरी है कि बॉडी को गुड बैक्टीरियाज जाएँ। और दही में हमारे पास गुड बैक्टीरिया मौजूद है जिसको प्रोबायोटिक कहते हैं हम लोग। सही सही। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छी भी हैं, और वो जो इश्यूज़ आपने हाईलाइट किए थे वो भी आपके हल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच जोहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।